हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे और आइए आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है बलबन अलाउद्दीन खिलजी और किस शासक ने कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर स्थान नहीं दिया। तो यहाँ बलबन अलाउद्दीन खिलजी दो शासक तो हैं हमारे सामने, और तीसरा ऐसा कौन सा शासक है जिसने कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर स्थान नहीं दिया। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसमें सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो बलबन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर स्थान नहीं दिया, यानी राजनीति का स्थान ही सर्वोच्च रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए। दीवान ए विजारत विभाग का नाम क्या है? दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। दीवान ए विजारत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस विभाग का अध्यक्ष वजीर कहलाता था। सही बात है। दीवान ए विजारत, इस विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। तुगलक काल वजीर का स्वर्णकाल था या वजारत का स्वर्णकाल था? तुगलक काल को वजारत का क्या कहा गया? स्वर्णकाल कहा गया। ध्यान रखना है, वजारत का स्वर्णकाल कौन से काल को कहा जाता है? तुगलक काल की बात करें तो तुगलक काल, और व्यक्ति विशेष यानी अगर शासक की बात करें तो बलबन का काल वजारत का निम्न काल था। ये भी सही है और ये भी सही है। अगर हम बात करें वंश की बात करें, लोदी वंश, जैसे हमने बात की तुगलक काल वजीर का स्वर्णकाल था, तो लोदी वंश तुगलक आपके जो वजीर का जो काल है वो निम्नतम काल है, वजीर का निम्नतम काल। तो तुगलक काल स्वर्णकाल है, लोदी काल निम्नतम काल है, और बलबन का काल वजारत का निम्न काल। ये भी सही है। वजीर प्रांतीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता था, प्रांतीय नहीं केंद्र सरकार का। वजीर केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसमें सही ऑप्शन यानी गलत ऑप्शन हमें चुनना है और वो होगा डी। तो इस विभाग का अध्यक्ष वजीर कहलाता था, ये भी सही है। और तुगलक काल वजारत का स्वर्णकाल है, ये भी सही है। बलबन का काल निम्नतम काल है, ये भी सही है। तो लोदी वंश, लोदी काल को कहते हैं, लोदी वंश को, ये निम्नतम काल है वजारत का या वजीर का। और वजीर प्रांतीय सरकार का नहीं, केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य शासन व्यवस्था का अध्यक्ष, सामान्य शासन व्यवस्था का अध्यक्ष होने के अतिरिक्त, तो एक तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि सामान्य शासन व्यवस्था का अध्यक्ष होने के अतिरिक्त वजीर किस विभाग का भी प्रमुख होता था? वजीर किस विभाग का भी प्रमुख होता था? तो इसका सही जवाब होगा वित्त विभाग। इसका सही जवाब क्या होगा? वित्त विभाग। तो वित्त विभाग का भी प्रमुख होता था, किसके साथ साथ? शासन व्यवस्था के साथ साथ। यदि हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, अगर हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो ये अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित थी। प्रशासनिक व्यवस्था अरबी प्लस फारसी पद्धति पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित थी। इसी प्रकार अगर हम दिल्ली सल्तनत के सैनिक संगठन की बात करें, दिल्ली सल्तनत का जो सैनिक संगठन है, सैनिक संगठन किस पर आधारित था? तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। तुर्क मंगोल पद्धति।
तो ध्यान रखना है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी, और सैनिक संगठन किस पर आधारित था? तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था, तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। और यदि हम इसके बाद बात करें, सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता था? सुल्तान। और सबसे बड़ा न्यायाधीश भी सुल्तान होता था, सबसे बड़ा न्यायाधीश भी सुल्तान होता था। और सेना का मुख्य सेनापति भी सुल्तान ही होता था, मुख्य सेनापति। तो मुख्य सेनापति भी कौन होता था? सुल्तान होता था। इसी प्रकार सुल्तान को परामर्श देने वाली एक संस्था होती थी, परामर्शदात्री संस्था। सुल्तान को परामर्श देने वाली एक संस्था होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। यानी ये मंत्री परिषद के रूप में कार्य करते थे। ये किसके रूप में कार्य करती थी? मंत्री परिषद के रूप में। यानी सुल्तान को परामर्श देने के लिए एक संस्था होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था, अर्थात जिसे मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वित्त विभाग। यानी वजीर सामान्य शासन व्यवस्था का अध्यक्ष होने के साथ साथ किसका अध्यक्ष होता था? किसका अध्यक्ष होता था? वित्त विभाग का अध्यक्ष या प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य वजीर का नहीं था? निम्न में से कौन सा कार्य वजीर का नहीं था? राज्य के व्यय पर नियंत्रण रखना, अन्य करों की दर निश्चित करना, लगान बंदोबस्त के लिए नियम बनाना। अभी हमने बात की कि वजीर जो सामान्य शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उसके अलावा किस विभाग का प्रमुख होता था? तो अभी हमने बात की थी वित्त विभाग का प्रमुख होता था। वजीर वित्त विभाग का भी प्रमुख होता था, तो उसके द्वारा राज्य के व्यय पर नियंत्रण रखा जाता था, सही बात है। ये अन्य करों की दर निश्चित करता था, ये भी सही है। लगान बंदोबस्त के लिए नियम बनाता, ये भी सही है। और सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों व घोड़ों की हुलिया रखना और सेना का निरीक्षण करना, ये कार्य इसका नहीं था। ये कार्य किसका था? आरिज ए या आरिजे मुमालिक। ये कार्य किसका होता था? आरिज ए मुमालिक। यानी दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग हुआ करता था, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग होता था। इस विभाग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। और इसका प्रमुख क्या कहलाता था? यानी कौन कहलाता था? कौन होता था इसका अध्यक्ष? आरिजे मुमालिक। तो ये कार्य कौन करता था? आरिजे मुमालिक। इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम विधिवेता अल्मावर्दी ने वजीर के कितने प्रकार बताए हैं? मुस्लिम विधिवेता है एक अल्मावर्दी, इसने वजीर के कितने प्रकार बताए हैं? तो वजीर ए तौफीद और वजीर ए तनफीद, वजीर ए तौफीद तथा वजीर ए तनफीद, ये दो भाग बताए हैं, ये दो भाग। तो उत्तर तो क्या हो जाएगा इसका? डी। उत्तर क्या होगा इसका? डी। अब इनमें देखिए वजीर ए तौफीद, अगर इसकी बात करें, इसके अधिकार असीमित होते थे, इसके अधिकार होते थे असीमित। वजीर ए तौफीक के अधिकार असीमित होते थे। इसी प्रकार ये सुल्तान के आदेश के बिना ही महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय ले सकता था, यानी महत्वपूर्ण विषयों पर
ये निर्णय ले सकता था। हम इसकी बात करें वजीर ए तौफीक की, लेकिन इसे उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। इसे उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। और दूसरा जो प्रकार है वजीर ए तनफीद, इसके अधिकार सीमित होते थे। इसके अधिकार होते थे सीमित। इसके अधिकार सीमित होते थे और ये सुल्तान के आदेशों का पालन करता था। सुल्तान के आदेशों का पालन करता था, जबकि वजीर तौफीद ये सुल्तान के आदेश के बिना ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होता था। इसी प्रकार यदि हम बात करें जो सल्तनत काल का केंद्रीय प्रशासन है, इसको समझना थोड़ा सा। सल्तनत काल का जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन में 4 प्रमुख विभाग होते थे। जो केंद्रीय प्रशासन है इसमें कितने प्रमुख विभाग होते थे? 4। जैसे नंबर 1 दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत, ये जो दीवान ए विजारत है ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होता था? राजस्व विभाग से संबंधित होता था। दीवान ए विजारत ये राजस्व विभाग से संबंधित होता था और इसका प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर ए मुमालिक। इसका प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर ए मुमालिक। वजीर ए मुमालिक कहलाता था। तो मुस्लिम विधिवेत्ता अलमावर्दी ने वजीर के कितने प्रकार बताए हैं? 4। इसी क्रम में हम बात कर रहे थे कि जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें 4 विभाग थे। पहले विभाग की हमने चर्चा की, दीवान ए विजारत, राजस्व विभाग था और इसका प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर या वजीर ए मुमालिक। अगर हम दूसरे विभाग की बात करें, दूसरा जो विभाग है वो है दीवान ए अर्ज। दूसरा जो विभाग है उसका नाम क्या है? दीवान ए अर्ज। और ये जो दीवान ए अर्ज है ये सैन्य विभाग होता था। दीवान ए अर्ज ये किस प्रकार का विभाग है? सैन्य विभाग है। और इसका प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। इसका प्रमुख क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। तो दूसरा विभाग हो गया दीवान ए अर्ज। आपको पता है इस विभाग का गठन किसने किया है? बलबन ने। इसका गठन किसने किया? बलबन ने। तीसरा विभाग देखिए, यानी हम केंद्रीय जो प्रशासन है उसके 4 विभाग, 4 प्रमुख विभाग होते थे। तीसरा विभाग है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा ये तीसरा विभाग है, यानी ये शाही पत्राचार या शाही सचिवालय होता था। शाही सचिवालय, शाही पत्राचार अथवा शाही सचिवालय होता था। और इसका जो प्रमुख है वो क्या कहलाता था? दबीर ए मुमालिक। इसका प्रमुख क्या कहलाता था? दबीर ए मुमालिक। यानी शाही पत्राचार विभाग अथवा शाही सचिवालय, इसका प्रमुख क्या कहलाता था? दबीर ए मुमालिक अथवा इंसाए मुमालिक। चौथा विभाग देखिए, चौथा विभाग है दीवान ए रसालात। दीवान ए रसालात चौथा विभाग है दीवान ए रसालात। तो ये जो विभाग है, एक तो ये विदेश विभाग होता था और विदेश विभाग के साथ साथ ये धार्मिक विभाग भी होता था। विदेश विभाग के साथ साथ ये धार्मिक विभाग होता था और इसका प्रमुख कहलाता था रसालात ए मुमालिक। रसालात ए मुमालिक। इसका प्रमुख क्या कहलाता था? रसालात ए मुमालिक। तो केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग थे, दीवान ए विजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा और दीवान ए रसालात।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विभाग वजीर के अधीन कार्य नहीं करता था। नहीं पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि वजीर के अधीन कौन सा विभाग कार्य। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विभाग वजीर के अधीन कार्य नहीं करता था, नहीं पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है दीवान ए इसराफ। दीवान ए इसराफ ये लेखा परीक्षा विभाग होता था। लेखा परीक्षा विभाग, दीवान ए इसराफ ये तो लेखा परीक्षा विभाग होता था। दीवान ए इमारत नाम से ही पता चल रहा है ये लोक निर्माण विभाग होता था। ये लोक निर्माण विभाग होता था। दीवान ए अमीर कोही ये कृषि विभाग होता था। ये कृषि विभाग होता था। और दीवान ए रसालात, अभी हमने इसकी चर्चा की है, ये विदेश विभाग के साथ साथ धार्मिक विभाग भी होता था। विदेश विभाग के साथ साथ ये धार्मिक विभाग होता था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विभाग वजीर के अधीन कार्य नहीं करता था। ये भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य है। तो इसका सही जवाब होगा दीवान ए रसालात। दीवान ए रसालात। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में किस अधिकारी को महालेखाकार कहा जाता था। सल्तनत काल के किस अधिकारी को महालेखाकार कहा जाता था। तो देखिए, दबीर ए मुमालिक की यदि हम बात करें तो ये तो दीवान ए इंसा का प्रमुख होता था, यानी शाही सचिवालय का प्रमुख दीवान ए इंसा। दबीर ए मुमालिक तो कौन होता था, दीवान ए इंसा का अध्यक्ष यानी शाही सचिवालय या शाही पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होता था। आरिज ए मुमालिक अभी हमने बात की है, ये दीवान ए अर्ज विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान ए अर्ज। इसके बाद है मुस्तौफ़ी ए मुमालिक। मुस्तौफ़ी ए मुमालिक ये महालेखा परीक्षक होता था। महालेखा परीक्षक। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि महालेखाकार कौन था। तो सही जवाब होगा मुशर्रिफ ए मुमालिक। मुशर्रिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार होता था। महालेखाकार। तो महालेखाकार तो कौन होता था, मुशर्रिफ ए मुमालिक। मुस्तौफ़ी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था। आरिज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज का अध्यक्ष होता था। और दबीर ए मुमालिक दीवान ए इंसा का अध्यक्ष होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक कौन होता था। अभी हमने इसकी बात की है, महालेखा परीक्षक कौन होता था, मुस्तौफ़ी ए मुमालिक। अभी हमने बात की महालेखा परीक्षक कौन होता था, मुस्तौफ़ी ए मुमालिक होता था। यदि हम मुशर्रिफ ए मुमालिक की बात करें, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ये महालेखाकार होता था। महालेखाकार, ये महालेखाकार होता था। तो मुस्तौफ़ी मुमालिक कौन होता था, महालेखा परीक्षक। बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल मुमालिक। काजी उल मुमालिक, तो काजी का अर्थ क्या हुआ, ये न्याय विभाग से संबंधित था। काजी उल मुमालिक कौन से विभाग से संबंधित था, न्याय विभाग से संबंधित था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवान ए विजारत की एक शाखा के रूप में दीवान ए वकूफ़ की स्थापना की? यानी ये शाखा किसकी है? दीवान ए विजारत की शाखा किसकी है? दीवान ए विजारत की। तो दीवान ए विजारत की एक शाखा के रूप में दीवान ए वकूफ़, तो इसका सही जवाब तो होगा जलालुद्दीन खिलजी। दीवान ए वकूफ़ की स्थापना, एक शाखा के रूप में, एक विभाग की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी ने। और ये जो विभाग है, इस विभाग का कार्य क्या था? व्यय के कागजातों की देखभाल करना। जो व्यय होता था, राज्य में जो व्यय होता था, तो उनके जो कागजात हैं उनकी देखभाल करना। व्यय के कागजातों की देखभाल करना। व्यय के कागजातों की देखभाल करना किस विभाग का प्रमुख कार्य था? दीवान ए वकूफ़ का। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बकाया राजस्व की वसूली के लिए, बकाया राजस्व की वसूली और जांच के लिए दीवान ए विजारत के अधीन दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की? यानी दीवान ए मुस्तखराज ये बकाया राशि वसूल करने का कार्य करता था, और इसका जो गठन है वो विजारत यानी दीवान ए विजारत के अधीन ही किया गया। अभी पूछा गया कि किसने किया, इसका गठन किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका गठन किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ढंग से समझना है। दिल्ली सल्तनत के शासक एवं उनके वजीर से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? दिल्ली सल्तनत के शासक और उनके वजीर से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे हम बात करें ऐबक, ऐबक का वजीर था फ़क्र ए मुदव्विर। फ़क्र ए मुदव्विर, ये तो ऐबक का वजीर था। ऐबक के वजीर का नाम क्या था? फ़क्र ए मुदव्विर। उसके बाद यदि हम बात करें इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश का वजीर फ़खरुद्दीन इसामी। इल्तुतमिश के वजीर का नाम एक तो क्या था? तो इल्तुतमिश का एक वजीर तो कौन था? फ़खरुद्दीन इसामी। और एक इसका वजीर था मोहम्मद जुनैदी। मोहम्मद जुनैदी। तो दो वजीर रहे इल्तुतमिश के समय। बलवन, तो ये तो सही है, बलवन के समय ख्वाजा हसन बसरी, इसका पूरा नाम है ख्वाजा हसन बसरी, ये बलवन के समय, ये भी सही है, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसके समय अहमद अयाज, अहमद अयाज, इसे ख्वाजा जहाँ भी कहा जाता है। अहमद अयाज को किस नाम से भी जाना जाता है? ख्वाजा जहाँ, तो ये भी सही है। इसके बाद है फिरोज़ शाह तुगलक, ख्वाजा खातिर। फिरोज़ शाह तुगलक का वजीर कौन है? ख्वाजा। देखो ख्वाजा जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का है, और ये जो ख्वाजा खातिर है, ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन खिलजी का वजीर था भाई। ख्वाजा खातिर किसका वजीर था? जलालुद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी का वजीर था, अलाउद्दीन खिलजी की यदि हम बात करें, इसके वजीर का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर। तो उत्तर तो हमारा इसमें आएगा डी। फिरोज़ शाह तुगलक के वजीर का नाम क्या था? फिरोज़ शाह तुगलक के वजीर का नाम क्या था? मलिक मकबूल। मलिक मकबूल, मलिक मकबूल, जिसे खाने जहाँ तेलंगानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इल्तुतमिश के दो वजीर रहे, फ़खरुद्दीन इसामी और मोहम्मद जुनैदी। कुतुबुद्दीन ऐबक का वजीर रहा फ़क्र मुदव्विर। बलवन का ख्वाजा हसन बसरी। जलालुद्दीन खिलजी की यदि हम बात करें, जलालुद्दीन खिलजी का वजीर रहा ख्वाजा खातिर। अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर। मोहम्मद बिन तुगलक का अहमद अयाज, यानी जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? ख्वाजा जहाँ। ध्यान रखना है, ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन खिलजी का है, ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन खिलजी का है, ख्वाजा जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का है। और फिरोज़ शाह तुगलक का वजीर है मलिक मकबूल, जिसे खाने जहाँ तेलंगानी कहा जाता है, जिसे खाने जहाँ तेलंगानी। और एक वजीर आता है दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम है मियाँ बुआ।
मियाँ बुआ। और ये वज़ीर किसका रहा? एक तो सिकंदर लोदी का वज़ीर रहा और दूसरा किसका वज़ीर रहा? इब्राहिम लोदी का। हमने इसकी चर्चा भी की है। इब्राहिम लोदी ने इसे जेल में डलवा दिया था। इब्राहिम लोदी ने इस वज़ीर को जेल में डलवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान ए अर्ज विभाग। तो दीवान ए अर्ज ये एक सैन्य विभाग है। दीवान ए अर्ज ये किस प्रकार का विभाग है? सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? बलवन। इसका संस्थापक कौन था? बलवन। दीवान ए अर्ज विभाग का संस्थापक कौन है? बलवन है। तो बलवन ने प्रथम आरिज मुमालिक अहमद अयाज को नियुक्त किया। यानी दीवान ए अर्ज का प्रमुख क्या कहलाता है? आरिज ए मुमालिक। इसका प्रमुख क्या कहलाता है? आरिज ए मुमालिक। और ये जो आरिज ए मुमालिक है ये रक्षा मंत्री की भांति कार्य करता था। किसकी भांति कार्य करता था? रक्षा मंत्री। यह इक्ता धारकों के सैनिकों का निरीक्षण करता था। ये भी सही है, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी इस विभाग पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता था। ध्यान रखना है, हर लाइन में क्वेश्चन मिल रहा है आपको। अलाउद्दीन खिलजी इस विभाग पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता था और ये विभाग सुल्तान के आदेशों का प्रारूप तैयार करता था। तो ये विभाग तैयार नहीं करता था, सुल्तान के आदेशों का प्रारूप तैयार करने वाला विभाग था दीवान ए इंसा। ये कौन सा विभाग था? दीवान ए इंसा। तो इसका सही जवाब होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान ए इंसा अगला विभाग आ गया है। दीवान ए इंसा विभाग से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सुल्तान का शाही सचिवालय था। सुल्तान का शाही सचिवालय, और शाही सचिवालय के साथ साथ हम कह सकते हैं शाही पत्राचार विभाग। शाही पत्राचार विभाग। तो दीवान ए इंसा शाही सचिवालय और शाही पत्राचार विभाग था। इस विभाग का अध्यक्ष दबीर ए खास। इस विभाग का अध्यक्ष दबीर ए खास अथवा दबीर ए मुमालिक कहलाता था। ये बात भी सही है, ये भी सही है। यह विभाग शाही घोषणाओं यानी राजा की घोषणाएं एवं पत्रों का पांडुलेख तैयार करता था। ये भी सही है। और यह सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री और यातायात की व्यवस्था करता था। तो सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री और यातायात की व्यवस्था आरिज ए मुमालिक करता था। ये कार्य कौन करता था? आरिज ए मुमालिक, जो दीवान ए अर्ज का अध्यक्ष होता था, आरिज ए मुमालिक। तो इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर होगा डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।